नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर लेकर आए हैं 21 दिन 21 मैराथन और आज 19 नंबर क्लास है। दोस्तों अभी तक आपने 18 क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। और यहाँ इलेक्ट्रीशियन का संपूर्ण निचोड़ अपन कर रहे हैं। आज का पहला प्रश्न देखिएगा बिना समय गवाए। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे कमजोर चालक है। सबसे कमजोर चालक का मतलब है कि जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी वो क्या हो, अचालक हो। चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा और शुद्ध पानी। तो भैया जो चांदी होती है, ये चांदी तो विद्युत का क्या है, सबसे अच्छा चालक होता है। तो अपन कहते हैं विद्युत का, जो विद्युत होती है, इस विद्युत का सबसे क्या, सबसे अच्छा ये क्या है, चालक होता है। ये वजन में हल्का होता है, ये तांबा होता है। वायरिंग में सबसे ज्यादा हम प्रयोग लेते हैं। और यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, शुद्ध पानी होता है। ध्यान रखना जो एल्यूमिनियम होता है, ये एल्यूमिनियम यहाँ पे तांबे की अपेक्षा क्या होता है, वजन में हल्का होता है। और चालकता इसकी 60% होती है। भाई कितनी होती है, इसकी 60% क्या होती है, चालकता होती है। तो यहाँ पे शुद्ध पानी कह दीजिए, या इसे आसुत जल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आसुत जल भी आप कह सकते हो। आसुत जल भी आपका क्या होता है, यहाँ पे अचालक का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। और अगला प्रश्न आता है 2 नंबर। और 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 2 नंबर यहाँ पे। तो 2 नंबर प्रश्न के बारे में देखते हैं। एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता यानी टॉलरेंस कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अवरोधक यानी प्रतिरोध है, और प्रतिरोध पर चांदी की पट्टी है, और चांदी की पट्टी पर वो पूछ रहा है सहनशीलता कितना है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे GSN, ठीक है, GSN यहाँ पे आप याद रखिएगा। और यहाँ लिख दीजिए सीधा 5, 10, 20, ठीक है। तो यहाँ पे G4 यहाँ पे क्या होता है, गोल्डन होता है। S4 यहाँ सिल्वर होता है, और N4 यहाँ होता है नो कलर। तो आपसे पूछा किसका है, चांदी का, और चांदी होती है यहाँ पे ये सिल्वर। तो यहाँ पे ±10% आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। अगर आपसे गोल्डन पूछता है तो ±5% हो जाएगा। और यहाँ पे नो कलर पूछे तो ध्यान रखना नो कलर के लिए ±20% होता है। दोस्तों ये गलत है, ध्यान रखना। यहाँ पे ये प्लस ही है, केवल अपन को ±10% करना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। दूसरी चीज यहाँ पे गुणक मान भी पूछ सकता है। तो गोल्डन का होता है यहाँ पे 0.1, और यहाँ सिल्वर का होता है 0.01 होता है। ये गुणज मान होता है, इसका कोई नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे 3 नंबर। और 3 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। 3 नंबर प्रश्न क्या है, 3 नंबर है कि H श्रेणी के विद्युत रोधी खालिस्तान ऊष्मा रोधी का सीमित तापमान कितना होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या क्या होता है। एक होता है Y श्रेणी, एक होता है A श्रेणी। तो यहाँ पे हमारे पास में 7 वर्ग होते हैं। ये क्या होती है, श्रेणियां होती है। और 7 श्रेणियों का तापमान भी होता है, और ये सुरक्षित अधिकतम तापमान होता है। और ये कितना कितना होता है, तो भैया Y का कितना होता है, तो अपन कहेंगे 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। A का कितना होता है, तो अपन कहेंगे 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। E का कितना होता है, तो E का होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे B होता है, B का होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड। F का होता है 155 डिग्री सेंटीग्रेड। और H का कितना होता है, 180 डिग्री। और C का कितना होता है, तो यहाँ अपन कहेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये इस तरह से सेट है। अब आपसे H श्रेणी का पूछा है, तो H का तो कितना है, 180 डिग्री है। तो राइट ऑप्शन तो हो जाएगा, लेकिन याद कीजिएगा। तो देखो यहाँ पे अपन कहते हैं Y, और यह Y को थोड़ा सा ऊपर से मिला दो तो ये 9 की तरह बन गया। और 9 की तरह बन गया तो ये क्या याद हो गया आपको, यहाँ पे 9 याद हो गया सीधा सीधा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा समझना, यहाँ से मैं बीच में से निकाल दूं तो 100 यानी 11 होता है। और 110 बना दूं मैं इसको, 110 बना दूं, 5 कम कर देना। तो 110 में से 5 कम किया तो 105 आ गया। यहाँ पे बोलो 3 डंडे हैं, और 3 डंडे हैं तो 3 फेज होता है कि नहीं होता। और 3 फेज में कितने डिग्री का अंतर होता है, 120 डिग्री का। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ये कितना बना, अरे ये 13 बन गया क्या, ये 13 हो गया क्या, तो ये 13 ही तो है। तो यहाँ 13 हो गया। F4 F और F4 55,
F4 55 और ये H तो क्या अपने आप में क्या है 8 है, तो ये 8 है 180 हो गया। और C4 कितना होता है 200, 200 से यहाँ 250 तक आता है। तो दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, आराम से किसी भी श्रेणी का वो आपसे पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न आता है, और अगला प्रश्न क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है 4 नंबर। और 4 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 4 नंबर। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो दोस्तों जो एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम का कितना होता है, तो अपन कहेंगे ये 2 पॉइंट क्या होता है 7 होता है। तो यहाँ आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो 2.7 होता है एल्यूमिनियम का। और ध्यान रखना दोस्तों सोने का कितना होता है, यहाँ पे सोने का भी याद रखना, सोना और सोने का होता है 19.3। कितना होता है 19.3 होता है, जबकि एल्यूमिनियम का ये होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे ये, और 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि एक 6 फेज जनित्र में प्रत्येक फेज व वाइंडिंग के बीच में कला अंतर यानी विद्युत डिग्री का अंतर कितना होता है। तो भैया यांत्रिक कोण तो कितना होता है, तो अपन कहते हैं 360 डिग्री, और वो पूछ रहा है 6 फेज में, तो 6 फेज में कितना होगा 6 × 36 यानी कि बोलो 60 डिग्री। आया कि नहीं आया, आया। तो यहाँ पे आपसे पूछे कि सिंगल फेज में पूछे तो ध्यान रखना 90 डिग्री करना, और 2 फेज में पूछे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री होता है, 3 फेज में पूछे तो यहाँ पे 120 डिग्री करना, और 6 फेज में पूछे तो आपको करना है सीधा 60 डिग्री। तो ये डाटा याद जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आया है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे एक 4 पोल मशीन के लिए एक ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या खालिस्तान होती है। तो यहाँ पे दोस्तों 4 पोल मशीन के लिए एक ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, सबसे पहले ये पता लगाइए वाइंडिंग कौन सी है, तो अपन कहते हैं लैप वाइंडिंग है। तो यहाँ पे पहले मैं ये आपको समझा देता हूं कि यहाँ पे एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग। क्या होता है, वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग एक प्रकार की मेरे दोस्तों ध्यान रखना ये समांतर वाइंडिंग होती है, जबकि यहाँ पे अपन वेव वाइंडिंग को तरंग वाइंडिंग या श्रेणी वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। अब श्रेणी वाइंडिंग एक प्रकार की श्रेणी है तो धारा समान होती है, और श्रेणी में धारा समान है तो जो समान है वो निम्न है, यानी कि धारा इसमें निम्न होती है तो वोल्टेज इसमें क्या होगा, उच्च होता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे समांतर में वोल्टेज समान होता है, जो समान होता है वो क्या होता है, निम्न। तो वोल्टेज क्या होता है, निम्न, और इसमें धारा क्या होती है, उच्च होती है। यहाँ पे समांतर पथों की संख्या पूछी जाए तो ए बराबर क्या होगा, तो अपन कहेंगे ए बराबर पी होता है, जबकि यहाँ ए बराबर बिल्कुल क्या होता है, 2 होता है दोस्तों। अब आपसे कह रहा है कि 4 पोल मशीन के लिए एक ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। अरे लैप वाइंडिंग है तो यहाँ पे ए बराबर पी, और पी कितना है, 4 है। लेकिन मेरे दोस्तों उसने एक लफड़ा क्या कर दिया, उसने कह दिया ये ड्यूप्लेक्स, सिंप्लेक्स होता है तो 1 से इंटू करते हैं, ड्यूप्लेक्स होता है तो 2 से, ट्रिप्लेक्स होता है तो 3 से, और क्वाड्रुप्लेक्स होता है तो 4 से। तो यहाँ पे अपन 2 से करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाता है। तो बोलो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर क्या है, आइए देखते हैं 7 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर क्या है दोस्तों, तो देखो 7 नंबर प्रश्न को आराम से ध्यानपूर्वक। तो जनित्र जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों जनित्र जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं। रोटर को डीसी की आपूर्ति करता है तो उसे क्या कहते हैं। जनित्र जो रोटर को डीसी आपूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं। जनरेटर, अब जनरेटर का नाम ये डीसी जनरेटर थोड़ी दिया, एसी जनरेटर, एक एसी जनरेटर को अल्टरनेटर कहते हैं। तो ये कह रहा है अल्टरनेटर में रोटर होता है, रोटर को डीसी देते हो तो डीसी की आपूर्ति किससे करते हो, तो अपन कहते हैं एक्साइटर से। एक्साइटर, ये एक्साइटर होता है। और एक्साइटर क्या होता है, तो अपन कहते हैं संट जनित्र। संट जनित्र होता है ये संट जनित्र। और संट जनित्र क्या करता है, 110 वोल्टेज से 250 वोल्टेज तक डीसी क्या करता है, पैदा करता है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों देखो कन्वर्टर आ गया, उत्सर्जक आ गया, उत्सर्जक आ गया, और इन्वर्टर आ गया, और रेक्टिफायर आ गया। तो डीसी की आपूर्ति करता है उसे क्या कहते हैं,
रोटर को एक्साइटर उत्सर्जक। तो यहाँ पे डीसी जनित्र को रोटर को डीसी आपूर्ति करता है, रोटर को। तो भाई उसको एक्साइटेड करने के लिए यहाँ ये एक्साइटर ही तो लगाएंगे। और कन्वर्टर होता है, इन्वर्टर होता है, रेक्टिफायर होता है। तो यहाँ उत्सर्जक आ जाएगा, और उत्सर्जक ही क्या होता है, एक्साइट उत्तेजक। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये उत्सर्जक थोड़ा सा इसमें हिंदी में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है, वो एक्साइटेड होता है यानी उत्तेजक, इसे उत्तेजक कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तेजक ही है। तो यहाँ इसका अपन प्रयोग करते हैं, जो शाफ्ट पर लगाया जाता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। अगर एक डीसी जनित्र जनरेटर के ब्रश होल्डर को रोकर से विद्युत रोधी नहीं किया जाता है तो क्या होगा। दोस्तों ब्रश में करंट आता है, और ये कह रहा है कि ब्रश होल्डर को क्या नहीं करना है, विद्युत रोधी नहीं करना है, अचालक नहीं करना है। तो पूरी बॉडी के अंदर बोलो करंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और पूरी बॉडी में करंट आएगा तो वहां बहुत ज्यादा स्पार्किंग भी होगी। तो यहाँ पे फील्ड में खुला परिपथ है, यंत्र को कम लोड किया गया है, और लेमिनेशन में मजबूत विद्युत रोधिकता है। यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग, सीधी सी बात है, कम्यूटेटर पर क्या होगी, भारी स्पार्किंग होती है। क्योंकि यहाँ पे ये आपका जैसे कम्यूटेटर है तो यहाँ ब्रश है, और ये ब्रश है तो ब्रश होल्डर के अंदर ही तो लग रही है। तो यहाँ पे ये ब्रश होल्डर के अंदर है, और ब्रश होल्डर पीतल के हैं, और ये रोकर प्लेट पर यानी अचालक प्लेट पर लगे हैं। और ये कह रहा है अचालक प्लेट पर मत लगाइए इनको आप। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और यहाँ पे अगला आता है 9 नंबर। और 9 नंबर क्या है, कम्यूटेटर खंड किसके बने होते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ये होता है हमारा आर्मेचर, और आर्मेचर के पास में होता है ये कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर से आर पार क्या निकलती है, शाफ्ट। और यहाँ पे ये पत्तियों के रूप में होते हैं ये। और दोस्तों इसे तो कहते हैं अपन क्या, कम्यूटेटर। इसे तो क्या कहते हैं, कम्यूटेटर कहते हैं। और ये कम्यूटेटर है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पत्तियां दिखाई दे रही है, ये पत्तियां, इनको कहते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, और ये पत्तियां हैं, ये सेगमेंट्स है। सेगमेंट्स को क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। सेगमेंट्स को क्या कहते हैं अपन, खंड कहते हैं। और यहाँ सेगमेंट्स है जो किसके बने होते हैं, तो अपन कहते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पे कठोर कृषित तांबा का बना होता है। तो ये कठोर कृषित तांबे का ये क्या होता है, बना होता है। तो यहाँ पे हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो कम्यूटेटर होता है, यानी कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो जवाब देंगे AC टू DC व DC टू AC करता है। यानी AC को किस में चेंज करता है, DC में, और DC को AC में भी चेंज करता है। लेकिन वो क्लियर कहते हैं कि मुझे तो जनरेटर में लगाना है, DC जनरेटर में। तो अपन जवाब देंगे भैया AC2 क्या करता है, केवल DC। अगर आप कहो कि मैं तो मोटर में लगाऊंगा, तो मोटर में क्या करता है, DC को किस में चेंज करता है, ये AC को चेंज करता है। तो इस प्रकार से जवाब देना है। तो यहाँ पे कृषित कठोर तांबे से, पीतल से, एल्यूमिनियम से, इनेमल्ड तार से। तो दोस्तों इनेमल्ड तार से तो क्या बनाई जाती है, वाइंडिंग। तो क्या बनाई जाती है, तो वाइंडिंग होती है जो इनेमल्ड तार से बनाई जाती है। और यहाँ पे कठोर कृषित, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 10 नंबर, और 10 नंबर क्या कह रहा है। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न को ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 10 नंबर को। ये कौन सा जनित्र अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना भी वोल्टेज पैदा कर सकता है। यानी ऐसे कौन से जनित्र को आवश्यकता नहीं है अवशिष्ट चुंबकत्व की, ताकि वो बिना अवशिष्ट के ही क्या कर सके, वोल्टेज पैदा कर सके। दोस्तों तो यहाँ पे एक होता है, ये तो आर्मेचर, और सीधा किससे जोड़ दिया, यहाँ लोड से जोड़ दिया। अब यहाँ फील्ड वाइंडिंग नहीं है, तो भैया फील्ड वाइंडिंग हम अलग लगाएंगे इसकी, और अलग लगाते हैं तो इसको हम अलग से ही सप्लाई देते हैं। तो ये अलग से दे रहे हो तो इसको अवशिष्ट चुंबकत्व की कहाँ आवश्यकता आ गई, कोई आवश्यकता ही नहीं। और इसे कहते हैं पृथक उत्तेजित जनित्र, यानी पृथक उत्तेजित जनित्र कहते हैं। तो ये होता है आपका, ठीक है। जबकि इन संयोग कंपाउंड को, संट को और श्रेणी को, इनको अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये होता है आपका पृथक उत्तेजित जनित्र। यहाँ अपन क्या देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ
लोड होता है। और ये जो वाइंडिंग होती है ये आपके पतले तार की बनाई जाती है। पतले तार अधिक लपेट, अधिक लपेट, ये पतले तार अधिक लपेट की बनाई जाती है। अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे 11 नंबर। और 11 नंबर क्या है दोस्तों, आइए समझते हैं 11 नंबर को ध्यान से। तो यहाँ पे 11 नंबर को समझते हैं ध्यान से। यदि डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है तो कंडक्टरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर है, 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 39 स्लॉट है और 39 स्लॉट के अंदर यानी एक स्लॉट के अंदर 12 है और 39 में कितने होंगे, बार नाम का कितना होता है 108 होता है। तो यहाँ 108 10 हो गया और 12 12 बात हुई 12 36 और 36 और 10 कितना होता है यहाँ पे 46 होता है। तो दोस्तों टोटल कंडक्टर यानी तारों की संख्या कितनी हुई 468 हो जाती है। तो यहाँ 468 ये रहा राइट ऑप्शन है। तो ये सीधा सीधा आ जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगले प्रश्न को ध्यान पूर्वक अपन समझते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे 11 नंबर हो गया, 12 नंबर लीजिएगा और 12 नंबर क्या है, 12 नंबर प्रश्न को देखो, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है। तो दोस्तों वार्ड लियोनार्ड जो होता है ये डीसी मोटर, डीसी मोटर, डीसी मोटर गति नियंत्रण, गति नियंत्रण विधि होती है एक। और यहाँ पे इसके अंदर जो वार्ड लियोनार्ड जो होती है ये एक वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। ये वोल्टेज को नियंत्रण करके गति को कम ज्यादा करती है, वोल्टेज नियंत्रण। तो यहाँ पे वोल्टेज को क्या करता है ये नियंत्रित करती है। और यहाँ पे टोटल जो मशीन लगती है वो टोटल मशीन होती है 3 मशीन। तो यहाँ पे एक होती है आपकी 3 फेज प्रेरण मोटर होती है, एक जनरेटर और एक मोटर। यहाँ पे टोटल 3 मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपके वार्ड लियोनार्ड जो विधि होती है इसमें डीसी श्रेणी, संट और कंपाउंड तीनों का ही प्रयोग किया जा सकता है, तीनों में ही यूजफुल होती है। और दूसरी चीज अपन कहते हैं कि इस विधि के अंदर मोटरों को सीधी दिशा में तथा विपरीत दिशा में भी चलाने का ऑप्शन रहता है। यह एक रिवर्सिंग स्विच लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आती है, अगला प्रश्न आता है और 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं 13 नंबर को। NVR क्वाइल का पूर्ण रूप क्या है, यानी नो वोल्ट रिले। तो नो वोल्ट रिले क्वाइल का पूर्ण रूप होता है, तो नो वोल्ट रिले ही होता है भैया, नो वोल्ट रिले क्वाइल होती है, बस यही इसकी राइट वो है। और एनवीसी कह दो चाहे नो वोल्ट रिले कह दो, इसको होल्डिंग क्वाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको होल्डिंग क्वाइल भी कहते हैं। और ये जो होती है ये मेरे दोस्तों पतले तार, पतले तार अधिक लपेट, पतले तार अधिक लपेट की होती है। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है और अगला प्रश्न क्या आता है यहाँ पे 14 नंबर। और 14 नंबर प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं 14 नंबर। यहाँ पे डीसी मोटर में ईएमएफ सीधे खालिस्तान के अनुपातिक होता है। तो डीसी मोटर में जो ईएमएफ होता है, अब देखो ईएमएफ निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जो ईएमएफ होता है ये ईएमएफ होता है, ईएमएफ तो फाई जेड एन पी अपॉन में 60A। तो यहाँ पे जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न बैक ईएमएफ होता है, तो ईएमएफ ही होता है। तो यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती, Z4 तारों की संख्या के समानुपाती, N4 गति के समानुपाती, पोलों की संख्या के समानुपाती, और एक का मतलब होता है ये विलोमानुपाती होता है। तो गति पे भी डिपेंड है, पोल पे भी, आर्मेचर संवाहकों की संख्या पर, और प्रवाह यानी फ्लक्स पे। तो चारों के ये क्या है अनुपातिक, अनुपातिक का मतलब होता है समानुपाती। तो राइट, एक मिनट, सीधे अनुपातिक होता है तो यह गति के तो हो रहा है ना, और पोलों की संख्या के भी है ये, तो आर्मेचर संवाहक है चालकों की संख्या में इसके में भी है। तो यहाँ पे फिर क्या चक्कर है ये, तो यहाँ एक ऑप्शन और बनाना पड़ेगा सभी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये E4, यहाँ आल होता है। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे ये, और यहाँ अगला प्रश्न क्या आ चुका है 15 नंबर, एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसे अपन क्या कहते हैं, श्रेणी मोटर कहते हैं। और जो श्रेणी मोटर होती है वो श्रेणी मोटर भारी लोड पर कार्य करती है। किस पर? भारी लोड। जैसे कि अपन बात करते हैं जैसे क्रेन होती है, यहाँ ट्रेन होती है, ट्रेन। इसके अलावा जैसे कि होएस्ट होता है, होएस्ट, यहाँ के लोकोमोटिव विभाग होता है, लोकोमोटिव विभाग होता है। यहाँ पे अपन कहते हैं ट्रैक्शन, तो ये सारे इसमें प्रयोग किए जाते हैं। क्रेन के अंदर अपन प्रयोग करेंगे। बाकी खराद मशीन और जो पंप होते हैं इसके अंदर संट मोटर होती है, जबकि पंच मशीन में कंपाउंड मोटर का अपन क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों यहाँ पे, और 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं कि 16 नंबर है, भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के खालिस्तान के हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो भंवर धारा का सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होता है, योक में, आर्मेचर में, फील्ड पोल में और कम्यूटेशन में। भाई भंवर धारा जो हानि होती है ना, भंवर धारा हानि होती है, तो यहाँ पे बात करते हैं डब्ल्यू ई बराबर यहाँ पे बी मैक्सिमम का स्क्वायर होता है, एफ का स्क्वायर होता है, टी का स्क्वायर होता है, और यहाँ वी भी होता है, ठीक है। और यहाँ एक कांस्टेंट राशि भी आ जाती है के। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि ये B4 यहाँ पे किसमें, तो अपन कहेंगे यहाँ फ्रीक्वेंसी होती है, तो AC और आर्मेचर में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि डीसी मशीन में कह रहा है, और डीसी मशीन में ये क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे उच्च फ्रीक्वेंसी होगी। और जगह तो अपनी डीसी होती है, अगर यहाँ 0 है तो ये भी 0 है, तो और जगह तो डीसी में 0 होगी ना। लेकिन यहाँ आर्मेचर में AC होती है, तो आर्मेचर में AC होगी तो हमारी भंवर धारा हानि सबसे ज्यादा होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, केवल ये आर्मेचर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में केवल लोहा हानि कहाँ होती है, तो केवल आर्मेचर में ही लोहा हानि होती है, बाकी कहीं नहीं होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे, और अगला प्रश्न 17 नंबर आ चुका है, और 17 नंबर क्या कह रहा है, आइए। डीसी शंट मोटर में उत्पन्न आघूर्ण खालिस्तान के समानुपाती होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, श्रेणी मोटर पूछ ले तो श्रेणी मोटर में जो टॉर्क होता है वो टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है यो। जबकि शंट मोटर में क्या होता है, शंट मोटर में केवल समानुपाती आर्मेचर धारा के होता है, इस तरह। तो यहाँ पे अपन सीधा कहेंगे आर्मेचर धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये और ये होता है आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, किसमें, श्रेणी के अंदर होता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आ चुका है यहाँ पे 18 नंबर, और 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदर्शित करे खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए बहुत कम प्रतिरोध प्रदर्शित करेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल प्रतिरोध ही प्रवाहित नहीं होगा, सॉरी अवरोध ही नहीं होगा, तो वो चालक हो जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, तो वो चालक होता है। ये कह रहा है बहुत कम प्रतिरोध प्रदर्शित करता है तो वो चालक ही तो होगा, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाते हैं। ये कुचालक यानी अचालक है, ये अर्धचालक है, ये चुंबकीय पदार्थ होता है, कुचालक में जाते नहीं है, ये चालक हो गया, यानी कि सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। अगला आता है यहाँ पे 19 नंबर, और 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 19 नंबर कह रहा है कि एक चालक में धारा घनत्व दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चालक के अंदर धारा घनत्व क्या होता है, तो धारा घनत्व ये होता है कि यहाँ अपन कहते हैं कि ये जो होता है, ये सामने का क्या है, ये कटाक्ष क्षेत्रफल होता है, और इस कटाक्ष क्षेत्रफल में क्या गुजरेगी, धारा। और अपन कहते हैं केवल इकाई क्षेत्रफल में क्या गुजरे, धारा गुजरे, तो इकाई क्षेत्र के अंदर ये गुजरती है धारा, तो वही धारा घनत्व कहलाती है। और यहाँ अपन कहेंगे प्रति इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली धारा घनत्व कहलाता है, जिसका प्रतीक क्या होता है, जे। और यहाँ मात्रक की बात करूं मैं, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, प्रतीक तो हो जाएगा जे। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, तो ये राइट ऑप्शन हो गए, यही प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। प्रति एकल इकाई में, आयतन में नहीं, यहाँ इकाई लंबाई का नहीं, द्रव्यमान नहीं, तो यहाँ पहला ही ऑप्शन राइट
होता है। मात्रक पूछ ले धारा घनत्व का तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, प्रत्येक पूछ ले तो जे होता है। अगले बात करते हैं यहाँ पे 20 नंबर, और 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, और 20 नंबर को ध्यान से देखिएगा। 20 नंबर है कि तापन तत्व है तो सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है, तो अपन कहते हैं ए टंगस्टन होता है, नाइक्रोम होता है, मैग्नीज होता है, कार्बन होता है। तो यहाँ पे तापन तत्व है तो सर्वाधिक जो उपयोग किया जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन लेंगे तो यहाँ पे नाइक्रोम होता है, लेकिन उच्च तापमान की पूछ ले, उच्च तापमान पूछ ले तो यहाँ होता है कैंथोल, कैंथाल भी कहते हैं और कैंथोल भी कहते हैं, ये होता है। तो ये उच्च तापमान के लिए प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का जो होता है तो यहाँ पे घरों के अंदर इसका तापमान जो होता है वो कितना होता है 550 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के यहाँ पे 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइक्रोम, जो हीटर के अंदर प्रयोग करते हैं, प्रेस के अंदर प्रयोग करते हैं, गीजर के अंदर प्रयोग करते हैं, अनेक सभी जगह पर टंगस्टन का सॉरी नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। जबकि टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है जो लट्टुओं में लगाते हैं, मैग्नीन और कार्बन इनके प्रतिरोध बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर, और 21 नंबर को ध्यान पूर्वक समझिएगा। और 21 नंबर क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें रेसिस्टिविटी का नकारात्मक ताप गुणांक होता है, तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी का नकारात्मक ताप गुणांक होता है। यानी ताप गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है यहाँ पे धनात्मक, ठीक है, एक होता है यहाँ पे ऋणात्मक, और एक होता है यहाँ पे शून्य गुणांक। भाई धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, और एक होता है शून्य गुणांक, शून्य गुणांक। तो यहाँ धनात्मक होता है, ये तो होता है चालकों में, यहाँ ऋणात्मक होता है अर्धचालकों में, और यहाँ पे ये शून्य गुणांक होता है, ये विशेष पदार्थ होते हैं यूरेका और मैग्नीन में, मैग्नीन। तो ये तो यहाँ पे नकारात्मक पूछ रहा है तो अर्धचालक, अर्धचालक छांट लीजिए तो इलेक्ट्रोलाइट आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे सी होता है। बाकी यहाँ पे तीनों जो है पारा, चांदी और पीतल है, ये चालक है, और चालक का क्या हो जाएगा तो यहाँ पर कहेंगे धनात्मक ताप गुणांक होता है। अगला आता है दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आइए 22 नंबर को भी देखते हैं अपन। यहाँ पे अच्छा प्रश्न है 22 नंबर, प्रतिरोध ए बी का मान होगा, ए और बी है दोस्तों, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है और यहाँ 40 है। तो यहाँ पे 5 ओम और 20 ओम है। तो यहाँ सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, और सबसे पहले अपन इसको हल करते हैं तो यहाँ पे ये है, और ये समांतर में है, ये 5 है और ये क्या है 20 है। तो यहाँ पे तो 5 इंटू तो क्या हो गया 20, और यहाँ दोनों को जोड़ दो तो 25, इसको इससे काटा तो 5 बार, 5 को इससे काटा तो 4 बार, तो इसका पूरे का कितना आ गया तो अपन कहेंगे 4 आ गया। इसी प्रकार ये दोनों हैं और ये दोनों हैं, तो इसको यही हल कर लो। 4 ये 10 इंटू तो 40 हो गया, और इनको जोड़ दो यानी ये हो गया, तो ये 5 और 8 पंज 40 हो गया, तो इसका पूरा आ गया 8। तो दोस्तों ये बड़ा कैसे, इसकी जगह तो अपन एक प्रतिरोध लगा देंगे और इसकी जगह एक आ जाएगा यूं, और यहाँ पे ये हो गया सीधा सीधा बस, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 8। तो यहाँ पे कुल प्रतिरोध पूछ रहा है तो ये श्रेणी में हो गया, तो 4 + 8 बराबर कितना हो गया 12 ओम, यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे 12 ओम राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, तो अपन कहेंगे RT बराबर। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न आता है दोस्तों यहाँ पे 23 नंबर, और 23 नंबर प्रश्न क्या है समझिएगा ध्यान से। और ये 23 नंबर लीजिएगा, 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न शक्ति कितनी होगी, उत्पन्न शक्ति कितनी होगी। तो 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित किया जाता है तो उत्पन्न शक्ति कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ प्रतिरोध ले रखा है और धारा ले रखी है और शक्ति पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे P बराबर I² क्या होगा R होगा। तो I कितनी है तो यहाँ पे अपन कहेंगे 10 इंटू 10 लिख देंगे क्योंकि 2 बार आएगा, और R कितना है R भी 10 है, तो ये 10 ले लिया, तो P बराबर कितना हो गया सीधा 1000 हो गया, और 1000 होता है तो 1000 ऑप्शन में आराम से दे रखा है, ये पहला ही ऑप्शन है राइट ऑप्शन। तो ये ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला 24 नंबर है, और 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आइए देखते हैं 24 नंबर को।
पूर्ण तरंग दिष्टकारी फुल वेव रेक्टिफायर परिपथ में संभावित अधिकतम दक्षता कितनी है? दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, और एक होता है दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर। अगर मैं डायोड की संख्या पूछूं तो इसमें 1 होती है, इसमें 2 होती है, और इसमें कितनी होगी? 4। अगर मैं एफिशिएंसी पूछूं तो इसमें 40.6% होगी, यहाँ पे 81.2% होगी, यहाँ 81.2% होगी। मैं अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछूं, तो ये इनपुट के बराबर होगी, और ये 2 इंटू इनपुट होगी, और ये भी दुगुनी होगी, यानी किसके? इनपुट के। तो ये इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। तो ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कह रहा है, यानी फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ कितनी? 81.2, तो 81.2। अब ऑप्शन में है नहीं तो मैच नहीं खा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ 81.1% अपन करते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे समझ में आ रहा है? ठीक है। यहाँ 25 नंबर और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ 25 नंबर को देखते हैं दोस्तों। तो 25 नंबर देखिएगा, निम्न में से किन उपकरणों को डबल बेस डायोड भी कहा जाता है? तो दोस्तों डबल बेस डायोड किसे कहते हैं? तो एक होता है यहाँ पे हमारे पास में यूजेटी, और यूजेटी कैसे होता है? तो ये इस प्रकार से होता है भैया। तो ये एमीटर होता है, यहाँ बेस नंबर 1 होता है और ये बेस नंबर 2 होता है, और इसके बीच में यहाँ पे अचालक भरा जाता है, और इस अचालक के अंदर यहाँ पे क्या होता है? प्रतिरोध, जो 5 किलो ओम से लेकर के 10 किलो ओम होता है। और यहाँ 2 बेस होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? डबल बेस डायोड कहते हैं। तो ये यूजेटी ये यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। एक होता है बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक ये क्या है? NMOS CMOS, ये अलग है। तो यहाँ पे ये प्रतीक चिन्ह हो जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? डबल बेस डायोड। 26 नंबर और 26 नंबर क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं 26 नंबर को। एक थायरिस्टर में होल्डिंग करंट होती है। दोस्तों ये जो थायरिस्टर होता है ये क्या है? तो अपन कहते हैं ये SCR होता है। SCR क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, और इसका सिंबल होता है मेरे दोस्तों ये। तो यहाँ पे ये सिंबल होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये गेट होता है। ठीक है, ये SCR होता है। और SCR जो होता है ना, ये SCR होता है। SCR ध्यान रखना, यहाँ SCR में कितना क्या होगा? तो SCR में अपन कहते हैं कि SCR थायरिस्टर होता है, तो इसमें कितने PN जंक्शन होते हैं? कितने PN जंक्शन होंगे दोस्तों? ध्यान रखिएगा, SCR। तो यहाँ पे PN, तो यहाँ पे एक होता है ये एनोड, ये होता है कैथोड, और ये होता है गेट। तो यहाँ पे 4 तो क्या होगी इसमें? परत पूछ ले तो 4, PN जंक्शन पूछ ले तो यहाँ पे 3, और यहाँ पे परत हो गई विक्षेपण परत पूछ ले, विक्षेपण परत। तो विक्षेपण परत भी कितनी होगी? 3 होती है। और टर्मिनल कितने हो जाएंगे? तो टर्मिनल भी कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 3 होते हैं। और इसमें एक होती है होल्डिंग धारा और एक होती है लेचिंग धारा। क्वेश्चन पूछ रहा है होल्डिंग करंट होती है, तो भैया होल्डिंग करंट जो होती है वो ज्यादा होती है लेचिंग करंट से। तो होल्डिंग करंट क्या होती है? लेचिंग करंट से ज्यादा होती है। होल्डिंग करंट लेचिंग करंट से अधिक होती है, लेचिंग करंट धारा से क्या होगी? अधिक होती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न आता है 27 नंबर। और यहाँ पे क्या है? SCR एक प्रकार का क्या है? तो अपन कहते हैं बिल्कुल एक प्रकार का स्विच भी होता है। ये मशीनों की जो गति नियंत्रण होती है उसको अपन क्या करते हैं? कंट्रोल करता है। तो DC क्या है? स्विच होता है। AC स्विच होता है। वर्ग तरंग होता है, आयताकार तरंग होता है। तो अपन कहेंगे ये DC एक प्रकार का क्या होता है? स्विच की भांति कार्य करता है। आगे चलते हैं, यहाँ 27 में ये हो जाएगा 28। और 28 क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं 28 में। तो 28 के अंदर है कि वर्ग A प्रकार के प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर में चालन कोण का मान कितना होता है? दोस्तों अगर मैं एम्पलीफायर की बात करता हूं, यहाँ पे एम्पलीफायर, तो यहाँ एम्पलीफायर होगा। और एम्पलीफायर जो होता है ये विद्युत तरंगे हो या रेडियो तरंगे हो, दोनों को ही VIP, इन तीनों को ही बढ़ाने का कार्य करता है। और एम्पलीफायर का जो विलोम होता है वो अटेन्यूएटर कहलाता है। तो यहाँ पे ये श्रेणी में बांट दिया जाता है, A श्रेणी, B श्रेणी,
ए बी श्रेणी और सी श्रेणी में बांट दिया जाता है। जो ए होता है ये अपने इनपुट सिग्नल के पूरे समय के लिए काम करता है, ये इनपुट सिग्नल के आधे समय के लिए काम करता है यानी आधे समय के लिए, और ये भैया ये पूरे समय के लिए काम करता है। और ये जो होता है ये अपन कहेंगे कि आधे से तो ज्यादा होता है और यहाँ पे ये पूरे से थोड़ा कम होता है, जबकि ये क्या होता है ये आपके आधे से भी क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पे मैं प्रचालन कोण की बात करूं तो इसका तो 360 डिग्री हो जाएगा, पूरे समय के लिए काम कर रहा है। ये आधे समय के लिए तो 180 डिग्री, और ये आधे से क्या है ज्यादा है और पूरे से कम है तो ये 270 डिग्री, और ये कम होता है तो अपन कहेंगे ये कितना कम होता है, तो ये भैया 120 से लेकर के 150 तक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे दक्षता यानी एफिशिएंसी की। तो भैया यहाँ 35 से 50 होती है दक्षता इसकी, और इसकी जो दक्षता होती है बी की इसकी 70 से 78.5 होती है, और इसकी होती है 50 से 70 यहाँ पे, और इसकी होती है यहाँ 80 से 90 कह दो या 85 तक कहते हैं, ये दक्षता होती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपन ने क्लियर कर लिया। अब वर्ग ए पूछ रहा है तो वर्ग ए पूछ रहा है तो भैया ये पूरे समय के लिए काम करता है 360 डिग्री, और दक्षता पूछे तो 35 से 50% होती है। तो यहाँ अर्ध चरंग होता है, अर्ध चरंग से थोड़ा कम होता है, पूर्ण तरंग चक्र होता है तो पूर्ण चरंग पर ही तो कार्य कर रहा है ये, तो पूर्ण चक्र पर कार्य करता है यानी 360 डिग्री पर काम कर रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट होगा। अगला आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे दोस्तों क्या 29 नंबर, और 29 नंबर क्या है आइए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 29 नंबर क्या है, निम्न में से कौन से डायोड का सिंबल है। दोस्तों अगर मैं डायोड की बात करता हूं, साधारण आपसे क्या पूछ ले डायोड, ठीक है, डायोड पूछ ले तो सीधा ठोक दो ये, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे जेनर डायोड पूछ ले जेनर, तो यहाँ पे डायोड बना दो, आप कुछ मत करो, और उसमें जेड बना दो ये बस, ये जेनर डायोड हो गया। आप क्या करो टनल डायोड बना दो, और यहाँ पे टनल के अंदर क्या करो कुछ मत करो ये करो, और यहाँ पे टी बना दो, टी फॉर टनल। अब क्या हुआ आंधी आई, आंधी आई तो इसका एक डंडा यहाँ से टूटा और नीचे लटक गया ये, तो ये हो गया टनल डायोड, बस ऐसे याद रखो। यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की, और शॉर्ट की डायोड में कुछ मत करो, ये डायोड बनाओ, और शॉर्ट की सैसे शॉर्ट की सैसे एस यानी एस बना दो, यूं ये एस बना दिया। अब ये चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो कैसे भी हो दिए आप ये बना दो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ वेक्टर डायोड, वेक्टर, और वेक्टर एक कैपेसिटर होता है तो कुछ मत करो कैपेसिटर बना दो बस ऐसे, ये लो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक होता है गन डायोड, और गन डायोड क्या होता है कि दो तोता मैना होते हैं, दोनों आपस में चुम्मा चाटी करते हैं, और पिताजी गन लेके आ जाते हैं, और गन लेके आते हैं दोनों को उड़ा देते हैं कि तुमको मैं चुम्मा चाटी कराऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया गन डायोड हो गया। तो गन डायोड ऐसे है। यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि स्थिर धारा, स्थिर धारा, और स्थिर धारा में कुछ नहीं है, स्थिर धारा डायोड है तो ये डायोड बना दो, और धारा का है तो आई लिख दो, ये आई डायोड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ एलईडी डायोड, एलईडी, एलईडी डायोड में क्या होता है, अरे एलईडी कमरों में लगाते हैं तो प्रकाश देती है ना, तो बस निकाल दो बाहर की ओर प्रकाश, ये लो साहब निकाल दिया। एक होता है यहाँ पे फोटो डायोड, कौन सा फोटो डायोड, और फोटो डायोड यानी फोटो कैमरे में खींचती है, कैमरे के अंदर खींचती है तो अंदर खींच दो, ये तीर के निशान अंदर कर दो, ये फोटो कैमरे, ये फोटो डायोड हो गया। ये लो सारे के सारे डायोड आ गए। अब बचा ही क्या है, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे देखो लाइट इमिटिंग डायोड का ये एलईडी आ गया, कांस्टेंट करंट का ये खुद हो ही गया, यानी ये कांस्टेंट डायोड का हो ही गया, यानी कि ये कांस्टेंट डायोड स्थिर धारा। यहाँ पे जेनर डायोड आ गया, शॉर्ट की डायोड आ गया, शॉर्ट की ये रहा, सारे आए कि नहीं आए सॉरी। ये पूरा का पूरा आराम से आप कर सकते हो याद, तो मैंने आराम से ट्रिक के माध्यम से आपको करवा दिया है दोस्त। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 30 नंबर, और 30 नंबर क्या है आइए देखते हैं 30 नंबर को। तो यहाँ पे 30 नंबर, एक एमीटर को वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। दोस्तों एमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे बदल सकते हैं कि आपके पास में क्या है एक एमीटर है, और एमीटर है तो ये भैया इसके अंदर तो प्रतिरोध कम है, और प्रतिरोध कम है तो वोल्ट मीटर में अगर बनाना चाहते हो तो प्रतिरोध ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ करके इसको अपन क्या कर सकते हैं वोल्ट मीटर की भांति काम में ले सकते हैं। पैमाना बदलकर जी नहीं, वास्तविक मापन भाग के समांतर में उच्च मान का, समांतर में क्यों लगाएंगे, वास्तविक मापन भाग की श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध लगा के, श्रृंखला में लगाएंगे तभी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा ना।
तो ये अगला आता है यहाँ पे 31 नंबर, और 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर का प्रतिरोध क्रमश होता है। दोस्तों अभी मैंने कहा कि जो वोल्ट मीटर होता है ये एक तो कहाँ जुड़ेगा, तो अपन कहेंगे ये समांतर में लगता है, ठीक है, ये समांतर में, और इसका प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध वो ज्यादा होता है। एक होता है एमीटर और ये कहाँ लगता है, तो अपन कहते हैं श्रेणी में, और इसका प्रतिरोध क्या होता है, ये। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो होता है उच्च उच्च, और एमीटर का प्रतिरोध होता है निम्न, तो उच्च और निम्न, राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और 32 नंबर पे पहुंच चुके हैं दोस्तों यहाँ पे, और 32 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे, 32 नंबर कह रहा है कि इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कौन सा है, इंसुलेशन प्रतिरोध को माप रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक होता है यहाँ पे निम्न प्रतिरोध, एक होता है यहाँ पे मध्यम प्रतिरोध, और एक होता है यहाँ पे उच्च प्रतिरोध। निम्न प्रतिरोध होता है 1 ओम तक, मध्यम प्रतिरोध होता है 100 किलो ओम तक, और यहाँ उच्च होता है 100 किलो ओम से अधिक होता है। तो यहाँ बात करते हैं कि इसको मापते हैं अपन से केल्विन ब्रिज से, केल्विन ब्रिज से, और इसको मापते हैं अपन व्हीट स्टोन से, और इसको किससे मापते हैं, तो अपन मेगर भाई साहब से मापते हैं। और यहाँ मेगर किसका मापन करता है, तो इंसुलेशन का, इंसुलेशन, और इंसुलेशन का किस में मापते हैं, तो सीधा सीधा मेगा ओम में मापता है। तो यहाँ पे मेगर इंसुलेशन का है तो मेगा ओम में मापता है। वाट मीटर क्या मापता है, तो अपन कहते हैं शक्ति मापता है। ये ऊर्जा मीटर क्या मापता है, ऊर्जा मापता है KWH में। एम्पियर क्या मापता है, धारा मापता है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा का सारा अपन ने कर लिया। आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और ये 33 नंबर लीजिएगा, और 33 नंबर क्या कह रहा है, मेगर का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है। तो भैया प्रतिरोध मापन में, भू दोष परीक्षण में, लाइन दोष में, और वोल्ट था, तो वोल्टेज का मापन करोगे क्या मेगर से, नहीं, तो यहाँ पे इससे मापन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न लीजिएगा, ये 34 नंबर, और 34 नंबर में क्या कह रहा है कि जो मेगर होता है, मेगर के अंदर एक डायनामो लगा होता है जो डीसी पैदा करता है, और वो डीसी पैदा करता है तो उसको क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको घुमाते हैं तो 140 से 160 आरपीएम पर अपन क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो 140 से 160, अब ज्यादा वाला लिया जाता है हमेशा, तो यहाँ पे 140 से 160 आरपीएम पर अपन घुमाते हैं। अगला लीजिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है यहाँ, और 35 नंबर क्या कह रहा है, और 35 नंबर कह रहा है क्या कि गर्म तार उपकरण यानी हॉट वायर पड़ता है। तो भैया यहाँ पे जो हॉट वायर यानी गर्म तार पड़ता है वो हमेशा आरएमएस मान पड़ता है। क्या पड़ता है, ये हॉट वायर, और ये एसी इस पे तापीय सिद्धांत पर काम करता है। इसका पैमाना जो होता है वो अरेखिक होता है, यानी विस्तारित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ 36 नंबर, और 36 नंबर क्या है दोस्तों, और 36 नंबर एक पंखा दिखाया दे रहा है इधर, और फैन धीमी गति से दौड़ रहा है, क्या कारण हो सकता है। खुले रोटर वेल्डिंग होते हैं, खुले फील्ड वेल्डिंग होते हैं, खुले संधारित्र होते हैं। तो भैया यहाँ पे खुले संधारित्र होगा तभी ये धीरे चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे 37 नंबर, एक स्वचालित विद्युत स्त्री ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन में तपस नियामक का मतलब होता है यहाँ पे थर्मोस्टेट घटक का क्या नाम होता है। तो यहाँ तापमान नियंत्रण यानी ताप नियंत्रण, तो ताप नियंत्रण किसके कारण करेंगे, तो थर्मोस्टेट के कारण करेंगे। और थर्मोस्टेट कहाँ जुड़ा होता है, तो अपन कहते हैं फेज के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, और यहाँ पे थर्मोस्टेट ये होता है, और ये द्विधात्विक पत्ती का बना होता है। किसका, द्विधात्विक पत्ती का बना होता है, बाई मेटालिक का, ठीक है। तो थर्मोस्टेट हो गया 37 नंबर पे। अगला चाहिए, और यहाँ पे 38 नंबर, और 38 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 38 नंबर को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के ढांचे एवं संयोजक केबल के बीच इंसुलेशन का प्रतिरोध कितना होना चाहिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इंसुलेशन का प्रतिरोध कम से कम 1 मेगा ओम होना चाहिए। तो 1 मेगा ओम, 1 किलो, 0.0 मेगा ओम और किलो ओम, तो अपन कहेंगे 1 मेगा ओम होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न आता है एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। जस्ट अभी बताया तापमान को नियंत्रण करना, तो ये लो तापमान को नियंत्रण करना थर्मोस्टेट का।
नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? आवृत्ति को बढ़ाकर, इनपुट वोल्टेज को नियंत्रित करके, तरंग की आकृति को नियंत्रित करके और आवृत्ति को। तो अपन कहेंगे इनपुट वोल्टेज को आराम से क्या कर दो, कम ज्यादा कर दो रेगुलेटर के द्वारा, तो आराम से आप नियंत्रित कर सकते हो, तो इनपुट वोल्टेज के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे भारत में घरेलू उपकरण आमतौर पर संचालित होते हैं। तो दोस्तों भारत में घरेलू उपकरण होते हैं वो कितने पे होते हैं? तो अपन कहते हैं 230 वोल्टेज होता है और 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर अपन कार्य करते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न क्या आता है? और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 42 नंबर, और 42 नंबर क्या कह रहा है कि एक विद्युत स्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये दोबारा आ गया क्या? तो ये तापमान को नियंत्रित थर्मोस्टेट से, ये ताप युग्म है, दो द्विधात्विक पत्ती अभी बताया मैंने, थर्मोस्टेट द्विधात्विक पत्ती से क्या होता है, बना होता है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, और अगला प्रश्न क्या आता है कि घरेलू उपकरणों का तापीय तार यानी हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो भैया निकिल प्लस क्रोमियम का बना होता है, और इस ये भी होता है, लेकिन ये तो उच्च तापमान होता है, तो घरेलू उपकरण के लिए नहीं होता, तो ये उच्च ताप के लिए होता है, ये तो कैंथल। तो ये अपना राइट ऑप्शन हो जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाइक्रोम, नाइक्रोम कहते हैं। 43 नंबर हो गया। यहाँ पे अगला आता है भैया ये 44 नंबर, और 44 नंबर क्या कह रहा है? और 44 नंबर कहता है यहाँ पे कि घरेलू मिक्सर निर्धारित शक्ति कितनी होती है? तो भैया मिक्सर जो ग्राइंडर होता है, मिक्सी जो होती है, इसको क्या कहते हो, मिक्सी कहते हो। और जो मिक्सी होती है ये 400 वाट से लेकर के 600 वाट तक होती है, 600 वाट तक, तो 400 से लेकर के 600 वाट तक होती है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 44, और 44 है, तो 44 नंबर क्या है, आइए देखते हैं 44 नंबर को। दीपक क्या है? तो दीपक की दक्षता क्या है? तो दीपक का मतलब होता है लैंप, और लैंप है तो दक्षता पूछ रहा है लैंप, तो आउटपुट पट्टा क्या होता है, इनपुट, और आउटपुट में क्या देता है, ये फ्लक्स देता है, तो यहाँ पे उस फ्लक्स देता है, तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, ल्यूमन, तो ये ल्यूमन हो गया, ल्यूमन। और इनपुट में क्या देते हैं, विद्युत, और विद्युत देते हैं तो वाट, तो ल्यूमन प्रति वाट, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये। लक्स किसकी इकाई है? तो अपन कहेंगे लक्स भैया प्रदीप्ति की होती है, यहाँ प्रदीप्ति की। तो ल्यूमन किसकी इकाई है? तो अपन कहेंगे फ्लक्स की, फ्लक्स की। और फुट कैंडल क्या है? तो आप कमेंट करके बताइए फुट कैंडल क्या होता है, ठीक है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और ये 46 नंबर, और 46 नंबर क्या है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो भैया प्रकाश का रंग जो होता है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, और प्रकाश की गति भाई साहब दोनों पे निर्भर करता है, तो ए और बी, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिएगा, और अगला प्रश्न क्या आ रहा है, अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 47 नंबर, और 47 नंबर क्या है, किसी श्रेणी लैंप परिसर में प्रत्येक बल्ब को 2 वोल्ट पर रेट किया हुआ है, तो 110 वोल्ट पर लाइन पर चलाने के लिए श्रेणी में जोड़े गए बल्बों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे भैया संख्या अगर पूछ रहा है, संख्या अगर पूछ रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज बटा एक लैंप का वोल्टेज, ये इनटू में क्या करेंगे, यहाँ पे 105 बटा क्या कर देते हैं 100, यानी 5% अपन क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे 21 हो गया और ये 20 हो गया, तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कितना है 110 हो गया, और ये यहाँ पे कितना है 2 वोल्ट हो गया, इनटू में 21 बटा क्या हो गया 20, तो ये काट दिया। और यहाँ पे अब और देखो 21 एकम 21 और 21 एकम 21, 21 और 2 23, और यहाँ पे 4, तो भैया ये कितना हो गया, तो यहाँ पे 4 पंजो 20 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, 700 का 28 होता है, तो यहाँ पे 57 पॉइंट कुछ आएगा, तो 58 आ जाएगा, तो ये 58 ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न समझते हैं यहाँ 48 नंबर, और 48 नंबर क्या है, तो आइए, शीत कैथोड डिस्चार्ज या अनावेशन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है, तो शीत कैथोड का भैया यहाँ नियोन लैंप के अंदर किया जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ। और जो नियोन लैंप होता है ये इंडिकेटर के अंदर किया जाता है, या फिर अपन कहते हैं
कि जैसे आपके विज्ञापन होते हैं उनके लिए भी नियोन लैंप करते हैं और नियोन गैस निम्न दाब पर भरी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिएगा और अगला प्रश्न आता है यहाँ हैलोजन। हैलोजन लैंप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो अपन कहते हैं हैलोजन गैस ही होती है। तो यहाँ पे भैया हैलोजन गैस ही प्रयोग करते हैं। और ये हैलोजन गैस जो होती है कौन सी होती है, ये आपके कौन कौन सी होगी? तो आप कमेंट करके बताइए कि हैलोजन समूह के अंदर कौन कौन सी होती है। ठीक है, हीलियम किस में प्रयोग करते हैं? तो स्टार्टर के अंदर प्रयोग करते हैं, जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है वो। आर्गन गैस मरकरी प्लस आर्गन फ्लोरोसेंट में ही प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन हमारे ताप तंतु लैंप होते हैं, तो वहां पे अपन प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 50 नंबर, और 50 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, दिए गए अनुप्रयोगों में किसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता? तो भैया विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ नहीं हो रहा? रिले रिले में करते हैं, बजर बजर में होता है, ताप दीप्त लैंप। अरे लट्टू में विद्युत चुंबक का क्या मतलब है? और परिपथ वियोजक के अंदर अपन करते नहीं है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ये आपका सेशन था, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।